केमिस्ट्री बड़ी चलती रहती थी इस तरह से। जी एमएसजी के बारे में थोड़ा बताएंगे कि इस फिल्म में क्या कुछ रहेगा? जो अभी लायन हार्ट हाँ, एमएसजी द वॉरियर। हाँ, इसमें हमारा ट्रिपल रोल है। शुरू में आपने देखा होगा वो तलवार फेंकता है और एक पेन बनाता है, तो वो तो है लायन हार्ट। हम जब पढ़ा करते थे, आपने भी जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं पक्का, कोई बात हो यार तू बड़ा जेम्स बॉन्ड बनता है। हमने कहा यार ये बाहर वाले बाहर भी चले गए, नाम यहीं छोड़ गए, तो क्यों ना कोई ऐसा ले आए। तो इसका नाम अगली फिल्म में लायन हार्ट के साथ साथ शेरदिल भी रहेगा जब इसकी सीरीज चलेगी। तो इसमें वो है, वो बहुत हाईटेक है, तलवार से वो रॉकेट लॉन्चर बनाता है, बहुत कुछ बनाता है, आप इसमें कुछ झलक देखेंगे। तो दूसरा जो है, इसके जब बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये लायन हार्ट बना कैसे, तो वो एक शेरदिल है, राजपूत योद्धा है। उस समय एलियंस आए तो माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए, धरती माँ की इज्जत बचाने के लिए वो जान की बाजी लगाता है। लेकिन उसका एक पूर्वज कहता है, वो भी हमारा ही रोल है, कि भाई तू इनसे ऐसे नहीं जीत सकता, ये इनका तो ये इतने एडवांस हैं, 300 साल बाद हमारे साइंस आएगी। तो वो कहता है मैं फिर क्या करूं, कहते तू पीछे। तो टाइम में नहीं जाते, लेकिन कि हमारा इतना हाईटेक था पहले कि साउंडलेस जहाज चला करते थे, एटम को कंधे पे रख के लोग घुमा करते थे, आज तो धरती में दबाया हुआ है। तो चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बनाते थे, रावण का उदाहरण है। तो इतना हाईटेक साइंस थी हमारी, तो वो वहां पहुंचता है इसी धरती पे कहीं ना कहीं, और फिर वो आगे सामना करता है। तो इस तरह से हमने ये एक फैमिली स्टोरी है, इसमें बहुत स्टंट हैं जो कि सारे हमने किए। घोड़े पे हम कम से कम 10-15 साल बाद बैठे, और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि जैसे जवानी में दौड़ाया करते थे वैसे उसको दौड़ाया, कुछ फर्क नहीं लगा। तो वो फर्स्ट टाइम था कि, और एक घोड़े से फ्रेंडली बात करना तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ी मुश्किल से टाइम मिला था, क्योंकि हमें प्रकृति और जानवरों से बहुत ही प्यार है, इंसानों से है तो नेचुरली उससे भी। तो एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। ये कमर्शियल ही फिल्म है, पर इसमें मैसेज जरूर है, क्योंकि कोई कमर्शियल फिल्म भी आएगी मैसेज के बिना नहीं आएगी, हमारी तरफ से अगर कोई आएगी। गुरुजी इधर सामने यहाँ पे जिस तरीके से अभी बात हुई पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक की, देश में कई नेता ऐसे भी हैं जो कि सवाल उठा रहे हैं और सरकार से बोल रहे हैं कि उसके सबूत जारी करें कि सेना ने किस तरीके से हमला किया है या नहीं किया है। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, कुछ और नेता भी हैं। तो आप कैसे देखते हैं नेताओं के इन बयानों को जो कि सेना की कार्रवाई पे सवाल उठा रहे हैं? जी, शायद आप लेट आए हैं, अभी अभी हमने इसका जवाब दिया था और फिर से वही जवाब है कि पहले तो आपके माध्यम से हम उन सैनिकों को सैल्यूट करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी, जिन्होंने ये कदम उठाया है। अगर उनको सबूत चाहिए तो हम आर्मी के उन ऑफिसर साहबानों से यही कहेंगे कि आगे से जब अटैक करें तो ऐसे लोगों को आगे लगा लें, फ्रंट में उनको रखें, पीछे सेना को लेके चलें, ताकि अच्छी तरह से सबूत मिल जाए। सबूत साथ भी ले आए एक आध वो, तो वो दिखाएंगे भी दूसरों को, देखो मेरे ये बड़े बड़ा यहाँ लगा वहां लगा, तो सबूत का पता भी चल जाएगा। तो अदरवाइज ये गलत है, सेना पे शक करना, हाँ हमें लगता है ये बिल्कुल ही गलत बात है। हमारे वो लोग जो कभी छुट्टी मनाने नहीं आते, बेटियां उनके भी है, बेटे उनके भी है, पत्नी माँ उनके भी है, तो वो बेचारे परवाही नहीं करते, हमारे लिए जीते हैं और हम ही उन पे उंगली उठाएं, तो ये कितनी बुरी बात है। बाबा, आप बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, सेना के लिए कुछ अगर आप करते हो तो वो बताइए। सेना के जवानों के लिए क्या कुछ आप करते हैं, या और आपकी जो संस्थान है ये क्या कुछ सेना के लिए करती है? जी, आर्मी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना को हमने कम से कम 7 साल लगातार ब्लड डोनेट किया, पूरी आर्मी को कंटिन्यू। अभी 1.5 साल से शायद उनको जरूरत नहीं है या वो नहीं आ पाए। बाकी जैसे कारगिल में अटैक हुआ कहीं भी, तो ब्लड डोनेट के लिए सबसे पहले हमारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, बॉम्बे में अटैक हुआ तो इलाज के लिए आम लोगों के लिए भी वहां पहुंच के ब्लड देने के लिए। दूसरा कि कोई घायल हो जाते हैं या कुछ चले जाते, तो उनकी जो विधवा होती हैं शूरवीर की, तो उनकी मदद हमारे ब्लॉक के लोगों को बोला गया कि आप जरूर करें, यानी महीने का राशन पानी हर महीने में आप देते रहें। और इस बार जितनी भी साथ संगत आती है, इन्होंने एक विंग बनाया हुआ है, शास्त्र राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, उसकी तरफ से हर जो सैनिक जो उरी में खास करके जो शहीद हुए हैं, और उनके बाद एक दूसरे भी अभी एक शहीद हुए हैं, तो उन सब के लिए 1-1 लाख रुपए का वो चेक दिया जाएगा। तो ये हम अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि उनका मनोबल बढ़े। और ब्लड डोनेट के लिए हमने 4 चीजें चुनी हुई हैं। सबसे पहले जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं उनको फ्री में ब्लड है, थैलेसीमिया के मरीजों को।
दूसरा है कि जो चौथा स्तंभ आप लोग हैं, मालिक ना करे जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़ती है तो उनको भी जब चाहिए ब्लड फ्री है। आर्मी और सेना के जो जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, तो इनके लिए भी ब्लड वहां से फ्री है, कभी भी वो जरूरत ना पड़े, हम नहीं चाहते ऐसा कभी किसी को जरूरत पड़े, लेकिन वहां से ब्लड डोनेट किया जाता है। तो इस तरह ये एक वहां पे नियम बनाया हुआ है। गुरुजी, इस तरफ से मेरे दो सवाल हैं। सलमान खान का बयान आया था कि पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं वो आर्टिस्ट हैं, तो आपको लगता है कि उनको बैन कर देना चाहिए? हमें जो बताया गया था कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ और बात सुनने को आ रही है। तो कि अगर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली अगर ऐसा है कि भाई वो गलत है, तो वो वाकई गलत हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है। क्योंकि जिस देश से वो लोग आए हैं वहां से आतंकवादी ज्यादा आए हैं हमारे देश में, इसलिए शक सा पड़ जाता है कि कौन एक्टर है और कौन कोई सीआईडी वाला ना हो या कोई जासूस ना हो। तो ये भी एक चक्कर पड़ता है। बाकी अगर रही बात, उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने देश में जाइए, तो हम उनके देश की तरह उनको टॉर्चर तो कर नहीं रहे। उनके देश में तो ये होता है हमारा कलाकार भी चला जाए, हो सकता है वो सिगरेटों से उसको फूंक दें जगह जगह से, कोई भरोसा नहीं। पर हमारे वाले तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं एक्टिंग करनी है ना, आप अपने देश में जाके कर लीजिए। तो इसमें गुनाह क्या है? उनको उन्हीं के देश में हाथ जोड़ के भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है वहां एक्टिंग कर लीजिए। तो हमें लगता नहीं किसी को दिक्कत होनी चाहिए ऐसे। गुरुजी, इस तरफ से एक सवाल, एक दो सवाल है मेरे छोटे छोटे। एक सवाल यह है, चूंकि बॉलीवुड का जिक्र हो रहा है, फवाद खान मशहूर एक्टर थे, हिंदुस्तान में काम किया, पाकिस्तान के एक्टर हैं। जब वो पाकिस्तान वापस चले गए, उन्होंने सबसे पहले जाकर ये बयान दिया कि उनके लिए उनका देश ही सर्वप्रथम है, वो एक्टिंग छोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बॉलीवुड दो खेमों में बटा हुआ है। बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत से निकालना या फिर उनका विरोध करना एकदम गलत है, बावजूद उसके कि हिंदुस्तान की सभी फिल्मों को पाकिस्तान में बैन कर दिया है। पहला कमेंट आपसे। जी, अभी जो हम बोल रहे थे उसका ये आपने एक बात बताई कि उन्होंने जाके वहां कह ही दिया है कि मेरे लिए तो मेरा देश ही सब कुछ है, तो यहां फिर क्यों आए थे? उनसे पूछा जाए, अगर आपका देश ही सब कुछ था तो फिर आप इस देश में आए हैं और आप अपनी मर्जी से चले जाते कि भाई हमारे देश में ऐसा हो रहा है, हमारे देश को यहाँ लोग गालियां देते हैं। तो अगर आप में इतनी गैरत थी तो फिर वहां गए क्यों नहीं? जब यहाँ से धक्का मार के भेजा तो गए हैं आप। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। और जो अभी भी नहीं हट रहे लोग कि नहीं जी उनको लाना चाहिए, तो हमें नहीं लगता कि ये उनकी समझदारी है। गुरुजी, दूसरा सवाल और है मेरा, आपकी पिक्चर से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने दो फिल्में बनाई, उसमें गुरु की भूमिका में आप नजर आए, यहाँ पर एक अलग कैरेक्टर में नजर आए। सभी हीरो आते हैं, एक्टर्स आते हैं फिल्मों में, नए नए ड्रेसअप, नए नए लुक के साथ आते हैं। क्या आने वाली फिल्मों में आप किसी नए गेटअप में नजर आएंगे? क्या कभी क्लीन शेव आएंगे या हेयर स्टाइल आपका अलग होगा? हमें लगता है अगर आप ऑनलाइन गुरुकुल देख लेंगे तो सब कुछ आपको जवाब मिल जाएगा हम कितने स्टाइल में आ रहे हैं। क्योंकि स्टाइल हम बदलेंगे और हमने उसमें बदला है। और एक आप पहचान नहीं पाएंगे, हम ये गारंटी देते हैं, एक बार आप पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि आज बहुत हाईटेक जमाना है, जरूरत नहीं है कुछ करने की, उससे हाईटेक तरीकों से सब कुछ किया जा सकता है। तो उसी भी कोशिश में हम लगे हुए हैं और आने वाले टाइम में भी काफी ऐसी चीजें दिखने में आएंगी। हनीप्रीत, मेरा सवाल आपसे है, गीता जोशी लाइव इंडिया से। आपने इस फिल्म में अपने पिता को डायरेक्ट किया है और वो करोड़ों के गुरु हैं, उन्हें वो भगवान मानते हैं, एक अलग ऑरा है उनका। तो आपके लिए कितना मुश्किल था उन्हें डायरेक्ट करना? और दूसरी चीज ये कि कोई सेट में कभी कुछ ऐसा माहौल रहा हो कि आप उनको कट बोलना चाहते हो और आप उनसे दोबारा वो सीन करवाना चाहते हो और थोड़ा मुश्किल हुआ हो कि नहीं ये परफेक्ट है, आपके पिता को ये लगा हो ये परफेक्ट है, नहीं आप चाहते हो कि नहीं दोबारा शूट करते? कुछ ऐसा मोमेंट्स थे क्या शूटिंग के दौरान? कुछ डायरेक्ट करना तो मैंने बताया था, जैसे मुझे मुश्किल ही था स्टार्टिंग में। जब मुझे पता चला कि मुझे डायरेक्ट करना, मैंने पिछली 2 मूवीज में जैसे एज ए एक्ट्रेस किया था, तो मैंने पापा को कहा था कि मुझे बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पापा ने मुझे सिखाया, तो मुझे ये लगा कि जैसे पापा हर चीज़ सिखाते हैं तो सिखा रहे हैं। जब मुझे पता चला कि मुझे मूवी डायरेक्ट करनी है तो मुझे नींद नहीं आई रात को। तो मैं पापा से कहती थी कि मैं कैसे डायरेक्ट करूँगी आपको, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आपका विज़न बहुत वाइड है, आपको डायरेक्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो पापा ने बोला कि भी नहीं, तू बेटी किसकी है, हम बब्बर शेर है ना, तो तू हम हर चैलेंज लेते हैं, तू नहीं लेगी। तो
फिर मैं प्रिपेयर हुई। जैसे सेट पे हम आए तो पापा ने फर्स्ट डे तो फिर पापा ने सारा सेट करवाया, सब कैमरा सेट कराए। थोड़ा फर्स्ट डे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ। धीरे धीरे फिर मैं बिल्कुल सही हो गई कि नहीं, मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ। फिर पापा के साथ कई चीज़ें ऐसे होती थी कि जैसे क्योंकि एक्ट कर रहे होते हैं तो पता नहीं चलता कि क्या स्क्रीन पे आ रहा है। तो कई बार जैसे मैं कहती थी कि मुझे ये दोबारा करना है, तो पापा को पता होता था कि ये कह रही है तो सही कह रही है। तो कोऑर्डिनेशन मेरा और पापा का बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे कहीं हुआ नहीं कि भी मुझे ये फोर्सफुली कहना पड़े कि भी आपको ये करना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हनीप्रीत जी, आपसे ही दो सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये कि अब फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद अब आपको क्या लगता है, आप एक बेहतर एक्टर हैं या बेहतर डायरेक्टर हैं? और दूसरा सवाल ये कि पापा की फिल्मों को ही डायरेक्ट करेंगे या मौका मिला तो बॉलीवुड के दूसरे एक्टर्स को भी डायरेक्ट करना चाहेंगे, उनके साथ वे फिल्में बनाना चाहेंगे? बेहतर एक्ट्रेस या बेहतर डायरेक्टर तो आप लोग बताओगे कि मैं क्या हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं पापा की मूवी ऑफ कोर्स डायरेक्ट करूंगी। अगर पापा मुझे मौका देंगे तो जरूर मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं पापा की मूवी डायरेक्ट करूं। और कोई भी मुझे अगर ऑफर करता है, अगर वो स्क्रिप्ट हेल्दी है, अच्छी है, कोई उसमें नगनता या कुछ ऐसा नहीं है जो समाज को बुराई की तरफ डाइवर्ट करती है, तो ऑफ कोर्स आई विल डू। हम लोग तो फिल्म के रिलीज होने के बाद आपको रेट करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से आपको अब क्या लगता है, बेटर एक्टर और डायरेक्टर? मुझे बहुत मुश्किल है, दोनों चीजें पापा ने सिखाई हुई हैं, तो पापा बता सकते हैं इसमें मेरे को। क्योंकि हम इसके साथ डायरेक्शन करते रहे और जब ये तीसरी फिल्म में अभी एक्ट कर रही है तो कॉन्फिडेंस लेवल देखें तो एक्टर का बहुत ज़्यादा है। जो इसके अंदर एक एक्टर है आज इतना ज़्यादा हो गया है कि इसने ऐसे ऐसे स्टंट किए हैं जो बॉयज़ ही कर पाते हैं, गर्ल्स ने नहीं किए हैं। ये एक फाइट मास्टर हमारे आए थे, उन्होंने दोनों बेटियों के लिए बोला था, इसके लिए उसके मुंह से निकला था गुरुजी की शेरनी। और 350 उन्होंने फिल्में की हुई हैं। अब्बास अली उन्होंने यहाँ पे फाइट मास्टर थे और उसके लिए बोला था रानी लक्ष्मीबाई जो घोड़े पे वो चला रहे और रियल में है, वो डुप्लीकेट नहीं है, वो रियल में घोड़ा चलाया। और ये तो इनकी एक्टिंग तो कमाल की है ही है, लेकिन डायरेक्शन की बात आई तो हमने इसको दोनों चीजें सिखाई। तो डायरेक्शन में हमें लग रहा है कि ये अभी और बहुत कुछ सीखेगी। एक्टिंग में ये काफी कुछ सीख चुकी है, मतलब थोड़ा सा एक्टर ज्यादा अच्छा है, ये डायरेक्टर भी कोई कम नहीं है, क्योंकि ये डेप्थ जो है ना वो अगर माइंड में आ गई तो वही डायरेक्टर अच्छा है जिसको जो डेप्थ दिखा सकता है। बाबा जी, हाँ जी। बाबा जी ये बताइए, आपकी फिल्म में आप ही लीड रोल में रहते हैं, सारा फोकस सिर्फ आपके पर ही होता है, तो ऐसा क्या है कि आप सिर्फ अपने लिए ही फिल्म बनाते हैं कि आपके डिवोटी सिर्फ आपको देखें? वैसे शायद आपने फिल्में ज्यादा नहीं देखी होंगी, जो हीरो फिल्म देखी काफी देखी है, तो फिर हीरो पे ही फोकस होता है ज्यादातर। जो हीरो होता है फिल्म का या विलेन पे होता है या हीरो पे होता है। और हम कुछ अलग से नहीं कर रहे। जो आप कभी भी देख लीजिए, कोई भी जो सुपरस्टार आ रहे हैं, हीरो आ रहे हैं, उन पे ही फोकस होता है, बाकी चीजों को कोई याद भी नहीं रखता कि किसने क्या किया। अब उस लड़की ने क्या कमाल का रोल किया था, हमने थोड़ा सा देखा था, शायद कोई कौन सी फिल्म थी, ये बच्चे देख रहे थे, वो गूंगी लड़की एक बनी थी शायद ऐसा, तो उसने क्या कमाल का था, गजब का रोल था जी। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने थोड़ा सा देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन नाम किसके नाम से जाना जाता है, वो ही सुपरस्टार। तो आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आपके ऊपर कई बार सिरसा में जो कोर्ट केस भी काफी पीछे आए, तो क्या उस छवि को हटाने के लिए आपने फिल्म की तरफ रुख किया क्या? वो केस बहुत बाद में आए हैं, हम बहुत पहले से अच्छे काम करते आ रहे हैं। हमने भूकंप जब महाराष्ट्र के कुछ एरिया में आया था तब से हम शुरू हुए हैं, फिर गुजरात में आया, फिर उससे पहले उड़ीसा में आया, तो वो कार्य हम करते आ रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ एक ही था कि हमने सत्संग से लोगों को समझाया, उसके बाद गाना शुरू किया। गाने में जैसे आप लोग बैठते हैं, फ्रंट लाइन में नौजवान बैठते थे, हमने 130 कंसर्ट किए। और आपकी खुशी के लिए, क्योंकि आप भारतीय हैं, हमें भारतीय होने में गर्व है कि हमने जो सॉन्ग गाए 130 कंसर्ट में, हर कंसर्ट में 7 नए गाते थे, उसके लिए हमें 5 बार गोल्ड प्लेटिनम प्लक अवार्ड मिला, जो जस्टिन बीबर को सिर्फ 1 या 2 बार मिला है। ये एशिया के हम फर्स्ट हैं गाने में।
तो फ्रंट लाइन में जो बैठते थे वो दिखे नहीं हमें, तो अगले दिन वो दिखे, हमने कहा कहाँ गए थे, तो बच्चे कहने लगे वो हमने कहा ये क्या कर रहे हो, कहते गुरुजी वो फिल्म देखने गए थे। तो डरते क्यों हो, कहते आप मम्मी पापा को बताओगे, और मम्मी पापा कहते ये गंदी चीज है। अचानक क्लिक हुआ, बच्चे फिल्म देखना तो छोड़ेंगे नहीं, क्यों ना गंदी चीज की जगह अच्छी चीज ले आए, ये भी देखेंगे और माँ बाप कहीं जा बेटा देख के आ तो सुधर जाएंगे। बस फिल्म में आने का एक ही मकसद था। सर एक पूछना था आपसे, थोड़ा सा जल्दी पूछे क्योंकि टाइम काफी हो चला है। पूछना था कि अगर अभी आप सोच रहे हैं कि अगर फिल्म अगर यहाँ बताएंगे मतलब 10,000 लोगों को, तो आपको सचमुच लगता है कि पायरेसी रुक सकती है इस बात से? हाँ, उसके लिए हम कभी ऐसा कहते नहीं कि ऐसा हो सकता है, पर काफी अगर आज हाफ फिल्म जैसे दिखाएंगे तो हमने हाफ फिल्म का एक कंसेप्ट लाए हैं कि उससे क्या है उनके अंदर एक उत्सुकता भी बढ़ती है, और ये जो पायरेसी जो होता है नकली जो डीवीडी है फटाफट बनती हैं। लेकिन उसके लिए एक बात बहुत जरूरी है, आज हाईटेक है, हम लोग बहुत साइंस बहुत आगे चली गई है, तो क्यों ना कोई ऐसा डिवाइस सिनेमा हॉल में लग जाए जिसमें कैमरा हो या कोई रिकॉर्डिंग हो वो जैम हो जाए, तो पॉसिबल है कि ये चीजें रोकी जा सकती हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है इसको रोक पाना, जैसे आपने बोला। गुरुजी, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियादाद ने बयान दिया है कि हिंदुस्तान एक कमजोर देश है, ऐसे में आपका जवाब जानना चाहेंगे। जी, अब तो उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पहले तो चलो ठीक है हमने हाथ मिलाए, जफ्फियां डाली, उनको यहाँ मेहमान बुलाया, हम वहां मेहमान बने, शायद उन्होंने पहले से ये सोच लिया कि ये जो जफ्फियां डालते ना हक करते हैं, आज की अगर आपकी भाषा में बोले कि ये जो जफ्फियां डालते हैं कि शायद ये कमजोरी है, पर अगर इस जप्पी को हम टाइट कर लें तो उसका नतीजा भी देख लिया है, तो उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हम अगर नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो वो हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी कमजोरी है। और इसी फिल्म का डायलॉग आपसे सुनना चाहेंगे, मैं आई एम श्योर पूरा स्टेडियम सुनना चाहेगा आपके डायलॉग। जी, तो एक ही डायलॉग जो इसमें ट्रेलर में ज्यादा फेमस है वो आपको सुनाते हैं, शेर दहाड़ते, वो सबको पसंद है। शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं, हम तो वो हैं शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। जी, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत सत्कार। गुरुजी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, फिल्म आपकी संदेश अच्छा दे रही है, यूपी सरकार पिछले कई महीनों से अगर देखा जाए, पिछले कई सालों से देखा जाए तो लगातार कई फिल्मों को वो टैक्स फ्री कर चुकी है, क्या आप मांग करेंगे कि आपकी फिल्म यूपी के अंदर टैक्स फ्री की जाए? जी हाँ, अभी कल कंपनी वाले लोगों से बात हुई है, तो खुशी की बात यही उन्होंने बताया कि राजस्थान में टैक्स फ्री हो गई है फिल्म, पहल हो गई है, ये हमें बताया, हमें पता नहीं। यूपी के लिए और यूपी के लिए वो लोग गए हैं या जाने वाले हैं कि वो वही एप्लीकेशन और फिल्म को दिखाना ही प्रोसेस होता है कि पहले जाके फिल्म दिखाई जाती है, और वो शायद उनको दिखाने जा रहे हैं। ऐसे राजस्थान में भी की बात, हरियाणा है, दिल्ली है, सब जगह वो फिल्म इस तरह से दिखाई जा रही है, तो समय काफी हो गया है। और एक आखिरी सवाल बाबा, एक आखिरी सवाल ले लीजिए। महाराष्ट्र और मुंबई में और साउथ इंडिया में भी सिनेमा घरों में फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान को चलाया जाता है, तो आप चाहेंगे कि वो चीज देश भर के हर सिनेमा घर में हो, ताकि जो लोग फिल्म देखने जाएं उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागे? जी, वो तो होनी चाहिए, बल्कि हम तो अगर आप चौथा स्तंभ आज आए हैं, आपके माध्यम से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारी शिक्षा में दो बहुत बड़ी कमियां हैं, और वो कमियां हैं, शिक्षा में शुरू से एक धर्म का पाठ पढ़ाया जाए ताकि बड़ा होके आदमी आदमी रहे, शैतान ना बने। दूसरा, हर देश ने हमारे वेदों की चीज को अपना लिया और हमने कब का छोड़ा है। कौन सी चीज? आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ, वो थी कि हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, उनमें सब पढ़ाया जाता था, दुकानदार भी होते थे, बिजनेसमैन भी होते थे, पर उनको एक ट्रेनिंग जरूर दी जाती, वो थी सेना, आर्मी की। और आज बहुत सारे देशों ने उसको अपना लिया जो वेदों में था, पर हमारे देश ने नहीं अपनाया, तभी ऐसे लोग बात करते। तो हमें लगता है पढ़ाई में ये दोनों चीजें लागू होनी चाहिए, एक तो धर्म की शिक्षा ताकि वो इंसान बने, शैतान ना बने, और दूसरा हर किसी को आर्मी की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि कोई लोग हमें कमजोर ना समझें। तो ये जरूरी है हमारे अकॉर्डिंग। अगर आप लोग ये बात को पहुंचाएं, हमारे देश में ये चीजें लागू हो जाएं, तो हमारा देश भी दुनिया के टॉप के देशों में आगे आ सकता है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबका, बहुत बहुत स्वागत आप सबको, बहुत बहुत आशीर्वाद।